हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। चलो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अभी हम लोग कॉस्ट शीट डिस्कस करने वाले थे, तो आज मैं आपके साथ कॉस्ट शीट का डिस्कशन करने वाला हूं। कल मैंने आपको एक ब्रॉड व्यू बता दिया था कि हमारी कंपनी जो होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, तो वो कैसे अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। तो मैंने आपको कुछ कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट बताए थे, जिसको मैंने बताया था कि ये कॉस्ट के एलिमेंट है, यानी एक प्रोडक्ट के पीछे हमको मल्टीपल टाइप के एक्सपेंसेस करने होते हैं। ओवरऑल हम लोगों ने टोटल 6 आइटम्स हम लोगों ने देखे थे एक्सपेंसेस के। उसका एक छोटा सा ओवरव्यू मैं वापस से लिख देता हूं कि कल हम लोगों ने कौन कौन से कॉस्ट को स्टडी किए थे। दोस्तों इधर लिख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला आइटम जो था वो हमारा मटेरियल का कॉस्ट था, मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है। अगर आप रोटी बना रहे तो आटा लगेगा, अगर आप फर्नीचर बना रहे तो वुड लगेगा, अगर आप कोई प्लास्टिक का आइटम बना रहे तो प्लास्टिक लगेगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो मटेरियल लगेगा, तो पहला एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मटेरियल होता है बेटा। दूसरा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है? वेजेस, यानी कि बिना लेबर कॉस्ट के या बिना लेबर के आपका प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो ये मेजर में आ गया लेबर। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके एक एलिमेंट होता है। मैंने आपको इसके बारे में लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया हूं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसका लेबलिंग का खर्चा हो सकता है, या फिर उस प्रोडक्ट के अंदर में कुछ एक XYZ केमिकल इज कंपलसरी रिक्वायर्ड होगा, तो वो एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट हो सकता है, राइट। एक थोड़ा फनी वे से अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग देखते हैं कि आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट होते हैं तो उसके ऊपर में भी हम लोग कुछ एक फ्लेवर डाल देते हैं, तो वो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। बट दिस इज काइंड ऑफ अ फनी एग्जांपल आई कैन से लाइक। अच्छा ठीक है, ये फैन देखते हैं तो इस फैन के अंदर में भी स्टिकर लगे होते हैं, यू नो दैट कंपनी का स्टिकर काइंड ऑफ। तो बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों, मतलब कि एक छोटी चीज का एग्जांपल लूंगा तो तुमको फनी लगेगा, लेकिन बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि दिस इज व्हाट वी से डायरेक्ट एक्सपेंसेस बिहाइंड द प्रोडक्ट और फॉर द प्रोडक्ट। जैसे देखो हम लोग खाना बनाते हैं तो कोई अगर सब्जी है या फिर चाय बनाते हैं तो अदरक डालते हैं हम लोग, उसके अंदर जिंजर डालते हैं, तो जिंजर को पकड़ लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि चाय का वो रॉ मटेरियल नहीं हो सकता, ओके। तो लेकिन चाय के बनाने के लिए कुछ लोग एज अ कंपलसरी उसको अपने चाय में इंग्रेडिएंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक एक्सपेंसेस को अगर हम लोग बोलेंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है, राइट है, तो दैट वी से द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा ठीक है, कार ले लेते हैं तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कार को पेंट करती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड, तो वी कैन नॉट से दैट इज द पार्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, बट इट्स अ पार्ट of the expenses of that car. So we say direct expenses to that item. Okay, you got it? तो ये हो गया तीसरा एलिमेंट। दोस्तों चौथे एलिमेंट में हम लोगों ने क्या देखा था? What was the fourth element of the cost? फैक्ट्री ओवरहेड। मैंने जैसा कि बताया था आपको, ये तीन जो आइटम्स होते हैं ना दोस्तों, ये तीन आइटम्स, इनको हम लोग है ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, यानी कि बिना इसके प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके बाद जो कॉस्ट एक्सपेंस होती है ना दोस्तों, इसके बाद जो मैं लिस्ट लिखने वाला हूं, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब ये प्रोडक्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बट इनडायरेक्टली है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इस प्रीमाइसेस का रेंट जा रहा है, तो रेंट जो जा रहा है ना बेटा वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड, बिकॉज रेंट का होना ना होना, एग्जिस्टेंस, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हम लोग अभी इस कैमरे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो कैमरा है साथ में जो मतलब जो भी ये जो चीज कंज्यूम हो रही है फिलहाल, ये डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट हो सकता है, क्योंकि ये सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा जो भी मैं एलिमेंट्री कॉस्ट एक्सपेंस कर रहा हूं, तो सारी कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में आती है, यानी जैसे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इनडायरेक्ट में आ जाती है बेटा। उसके बाद गोडाउन का रेंट इनडायरेक्ट में आ गया, बिल्डिंग का रेंट इनडायरेक्ट के अंदर में आ गया। अगर मैंने कोई अगर सपोज वैन रखी हुई है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, माल इधर ले जाना है उधर पहुंचाना है, तो दैट ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो खर्चा आ रहा है वो इनडायरेक्ट हो जाता है। मतलब कि अब जो मैं एलिमेंट लिखने वाला हूं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एलिमेंट है, ओके। चलो अब अगर मैं बात करता तो ये फैक्ट्री ओवरहेड एक एलिमेंट हो गया, तो जिसमें फैक्ट्री के खर्चे आते हैं। आज हम लोग इसका सारा एक्सपोजर देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑफिस ओवरहेड पे। ऑफिस ओवरहेड मतलब दोस्तों हर फैक्ट्री का अपना एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट को हम लोग ऑफिस से हैंडल करते हैं, तो उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा भी कंपनी को उठाना पड़ता है। अब वो कंपनी है, प्रोडक्ट बेच के ही कमाती है, तो वो डेफिनेटली सारे खर्चे उस प्रोडक्ट की वैल्यू में इंक्लूड करना चाहेगी और प्रोडक्ट को बेचकर सारे खर्चे रिकवर करना चाहेगी। दिस इज व्हाट द ऑफिस एक्सपेंसेस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कॉस्ट शीट। चलो दोस्तों नेक्स्ट एलिमेंट हम लोगों ने क्या सीखा था बेटा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
सेलिंग भी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है, बट सेलिंग इज ऑल अबाउट द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल अबाउट मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट फॉर द सेल। यानी कि डिलीवरी वैन का खर्चा हो गया, गोडाउन का हो गया, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट में आता है। एजेंट को पाल रखे हैं तो उनको कमीशन हम दे रहे हैं, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है। ओके, यानी कि प्रोडक्ट को हम कैसे डिलीवर करेंगे या प्रोडक्ट को कैसे हम कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। दिस इज व्हाट वी कैन सी दैट देयर आर द 6 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कितने एलिमेंट है बेटा? 6 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब क्या कॉस्ट शीट में ये 6 खर्चे ऐसे लिख देने से हो जाता है? नो। बेसिकली आपके एग्जाम में क्या होता कि क्वेश्चन आता, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन कैसे होगा आपको मैं आपको सिंपल समझा देता हूं कि आपको एक कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का क्वेश्चन दिया रहेगा। उसमें आपको बोला रहेगा कि ये कंपनी है, इसको 1000 आइटम्स बनाने हैं। जैसे आपको 1000 किलो मिठाई बनानी है, या फिर आपको 1000 चेयर बनानी है, या फिर आपको 1000 टॉयज बनाने हैं, या फिर आपको 1000 पानी की बोतलें बनानी है। 1000 बोलो, 500 बोलो, 600 बोलो, जितनी भी क्वांटिटी अपने क्वेश्चन में आएगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि इस कंपनी ने ये अलाना फलाना एक्सपेंसेस किए हुए इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, यानी कि 1000 क्वांटिटी को। यानी कि हमारे क्वेश्चन में लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस रेडीमेड आएंगे अमाउंट के साथ। एग्जाम्पल विच इज 10,000 पकड़ लेते हैं, फैक्ट्री का रेंट 4000, ऐसे काइंड ऑफ, फैक्ट्री इंश्योरेंस 300 रुपए, सेलिंग एक्सपेंसेस 600 रुपए, ऐसे लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस अपने को दे रहेंगे। तो हमको क्या करना है, इमेजिन करते हैं कि आपको करीब करीब 25 से 30 आइटम दिए। कितने बेटा? 25 से 30 आइटम। बोलेंगे क्या इतने सारे आइटम होते हैं? एग्जैक्टली होते हैं। मतलब अगर आपको उन्होंने 25 से 30 आइटम अगर उसमें दिए हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो फिर हम करेंगे क्या कैलकुलेशन में कि अगर वो आइटम दिए, क्वेश्चन है 1000 चेयर बनानी है, 1000 आइटम्स बनाने, तो फिर सॉल्व कैसे होगा? इसको सॉल्व करने का सिंपल रास्ता है कि हमको क्या करना है बेटा, वो 25 के 25 आइटम इन 6 डिवीजन में बांट देना है। हमको कॉस्ट शीट को सॉल्व करने का ओवरऑल मोटो क्या है? हमारा कॉस्ट शीट को सॉल्व करने का ओवरऑल मोटो है कि वो 25 के 25 आइटम इन 6 हेड्स में डिवाइड करना है। बस यही हम एज अ स्टूडेंट का काम है। अगर एक भी आइटम इधर से उधर हो जाता है, इसका मतलब यू आर नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट फॉलो करने के लिए स्टूडेंट का आइडेंटिटी, मतलब स्टूडेंट का नॉलेज कहाँ चेक होगा? तो ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है और आपने इसको कैसे ग्रुप में क्लासिफाई किए या कैसे डिफरेंट हेड में क्लासिफाई किए, तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का वीडियो उसी के ऊपर हम लोग बना रहे हैं कि हम लोग दिए हुए आइटम्स को कैसे कौन से हेड में डालेंगे, यानी कि वो कौन से कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस में आएगा। ये अगर एक बार समझ गया तो कॉस्ट शीट आपकी, यानी कि कॉस्ट शीट आपको जम गया, यानी यू विल बी कॉल्ड परफेक्ट पर्सन इन कॉस्ट शीट। इज दिस क्लियर? सो नाउ लेट्स गेट एंड अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने आपको एक क्वेश्चन का डायमेंशन समझा दिया, अब उसको सॉल्व कैसे करते हैं। कॉस्ट शीट में अगर हमको सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको पहले एक फॉर्मेट बनाना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट शीट, या फिर उसका दूसरा नाम होता है बेटा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। यानी कि हम एक फॉर्मेट बनाते हैं, उस फॉर्मेट के अंदर में एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं कि पहले ये एक्सपेंस है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, लाइक दिस। ओके, वो कैसे, चलो चेक करते हैं। अब आप देखोगे आपके सामने मैंने लिख दिया स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। आई एम यूज्ड टू राइट दिस वर्ड ऑलवेज, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। आई नेवर यूज द वर्ड, आई जनरली नेवर यूज द वर्ड कॉस्ट शीट। सिर्फ मैं कॉस्ट शीट नहीं लिखता हूं, मैं हमेशा उसको स्टेटमेंट लिखता हूं, बिकॉज दैट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। यानी कि वहां पर हमको खर्चों को बेटा अलोकेट करना है इन हेड्स में, इन 6 हेड्स में। ओके, तो दिस इज व्हाट वी से स्टेटमेंट। मतलब जो भी आप अपना मतलब कैलकुलेशन को प्रेजेंट करते हो एज एन रिपोर्ट, तो दैट रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट। ओके, तो हम लोग अभी स्टेटमेंट बना रहे हैं। और व्हाट द स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट, आई एम सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया हुआ, आई एम रियली सॉरी। बस यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए था बेटा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। जब मैं कॉस्ट शीट बोल देता हूं तो अपने आप को स्टेटमेंट हो जाता है, शीट, कॉस्ट शीट। ओके, लेकिन हम लोग ने जब स्टेटमेंट लिख दिया तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट वर्ड लिखना है। व्हाट वर्ड वी हैव टू यूज? द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ओके, चलो अब कैसे होता है बेटा, यहां पर है पीरियड लिख दो। पीरियड मतलब क्या, क्वेश्चन में बताया रहेगा कि दैट कॉस्ट शीट इज गिवन फॉर 1 मंथ और 2 मंथ और साल का, या फिर कैसा, एक महीने की पीरियड की भी कॉस्ट शीट हो सकती है। लेट्स टेक द एग्जांपल कि दे हैव गिवन यू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनवरी 1st to 31st ऑफ जनवरी।
यानी कि 1 जनवरी से 31 जनवरी की जानकारी आपको दे रखी है। ओके, तो एक महीने में आपने 10,000 या 1,000 चेयर जो बनानी है, या फिर बॉटलें बनानी है, या फिर टॉयज बनानी है, तो उसका खर्चा आपको पूरा दिया रहेगा। तो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक कितना आपने स्पेंड किया उस प्रोडक्शन के लिए। तो हम पीरियड ले रहे थे 1 मंथ का ले रहे थे, यहाँ पे साल का भी आ सकता है, 6 महीने का भी आ सकता है। उसके बाद आपका प्रोडक्शन क्वांटिटी जो है उसको भी आप स्टेटमेंट के सामने लिख दीजिए बेटा, प्रोडक्शन क्वांटिटी लेट्स टेक कि आपने 1000 यूनिट्स, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट को सिंगल यूनिट बोलते हैं हम लोग, तो यहां पर हम 1000 यूनिट का प्रोडक्शन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस वजह से ऐसे तरीके से उसको डिस्क्लोज करना है। तो क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? नो, मैं तो आपको फॉर्मेट कैसे बनाते हैं वो सिखा रहा हूं, एक एग्जाम्पल छोटा सा लेके, ठीक है। तो चलो अब आते हैं फॉर्मेट में। अभी फॉर्मेट किस टाइप का बेटा, इसका स्टेटमेंट बनता है। अब आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, स्पेशली यू आर फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी, तो दैट इज व्हाई एवरीथिंग इज कंपल्सरी। Mean to say, statement, drafting of statement is also compulsory part in your exam. तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने कॉस्ट शीट को प्रिपेयर आउट कर लेना है। अब क्या होगा, इसमें एक और कॉलम ऐड हो सकता है जिसको हम पर यूनिट कॉलम बोलते हैं, उसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, वो हम लोग आने वाले क्वेश्चंस में डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन समझने के हिसाब से, ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर थोड़ा सा समझते हैं तो पहले बेसिक चीजें सीखते हैं, फिर उसके बाद वो पर यूनिट वाली चीज को देख लेंगे। जैसे कि बेटा अभी यहाँ पे आ गया आपका सीरियल नंबर, फिर इधर आता है पर्टिकुलर्स। यू शुड नो दिस पर्टिकुलर, व्हाई वी से पर्टिकुलर्स का मतलब विवरण। विवरण का मतलब होता है बेटा क्यों खर्चा हुआ उसका नाम लिख के एक्सप्लेन कर दो। शॉर्टकट में द एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो नोन एज अ पर्टिकुलर्स। ओके, व्हाई एंड वाई वेयर, सब इसके आंसर यहाँ पे होते हैं, पर्टिकुलर्स, यू नो, एक्सप्लेनेशन जिसको मैं शॉर्टकट में बोलूंगा। चलो ये हो गया स्टेटमेंट। बेटा सबसे पहला एलिमेंट होता है, अब याद रखिए, देखो आपके सामने, आंखों के सामने मेरे कितने एलिमेंट लिखे हुए हैं, 6। अब 6 एलिमेंट को अपने कोई स्टेटमेंट में अरेंज करना है, तो सबसे पहला एलिमेंट होता है बेटा मटेरियल। वैसे मैंने वही सीक्वेंस लिया जो सीक्वेंस, मतलब वही सीक्वेंस में अपने को यहाँ प्लेस करना होता है। बोले सर सीक्वेंस अगर ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा? आपके मार्क्स भी ऊपर नीचे हो सकते हैं अगर वो वैल्यूअर सही नहीं निकला तो। अगर वो आपके फेवर वाला निकला तो आप ऊपर नीचे कैसे भी लिख दे, चल जाएगा, एडजस्ट कर लेगा। लेकिन वो अगर स्ट्रिक्ट निकला तो आपके सीक्वेंस को फॉलो करेगा, और सीक्वेंस अगर आपने गड़बड़ कर दी तो बेटा आपके मार्क्स में भी गड़बड़ होगी। इसलिए आपको क्या करना है, सीक्वेंस को फॉलो करना है। क्या सीक्वेंस? पहला आइटम कौन सा बेटा? मटेरियल। कौन सा आइटम है? मटेरियल। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मटेरियल लिख दूंगा, ठीक है। आप बताओ मटेरियल, यहाँ मटेरियल की जो कॉस्ट है ना, वो निकालने के लिए अपने को पहले यहाँ पे कुछ फार्मूले का इस्तेमाल करना होता है। मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, क्योंकि मैं रट्टा तो नहीं करवाता, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने जब फार्मूला बोल दिया तो आपके दिमाग में आ गया होगा, अरे यार इसको रट्टा मार लेना है। नो, यहाँ फार्मूले का इस्तेमाल मतलब क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे मैंने हेडिंग देखो क्या लिखी है, यहाँ लिखा बेटा मैंने मटेरियल कंज्यूम। इसको समझाने के लिए मुझे 1 मिनट लगेगा, मैं शॉर्टकट में कुछ समझा देता हूँ कि अगर सपोज मुझे रोटी बनानी है 10 रोटी या 100 रोटी, तो मैं आटा लेके आऊंगा। अब आटा लेके आऊंगा तो जरूरी नहीं होता ना कि जितना आटा मैंने लेके आया हो तो उतने में वो 100 रोटी बन जाएगी। आई मीन टू से कि कुछ तो भी आटा बच सकता है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे कौन सा आटा काउंट करना है? जितना आपने खर्च किया है, यानी कि स्पेंड किया है। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ कि जितना आप मटेरियल लेके आते हैं ना बेटा, उतना स्पेंड होगा, नो गारंटी। लेकिन हमको तो क्या ढूंढना है? कॉस्ट, यानी कि जो स्पेंड हुआ है। तुम बोलेंगे सर आटा तो खरीद के ला ले, खर्च तो हो गया। नो, we are doing cost sheet, so we are calculating product cost, so we'll definitely make our expenditure only and only attributable to the product. It means we'll define that much of expenditure, we'll consider that much of expenditure which is required to manufacture a product. जो आटे से प्रोडक्ट बना ही नहीं उसको, वो खर्चे को मैं कॉस्ट शीट में ऐड भी नहीं करूंगा। Is this clear sir? This is what I say कि सबसे पहले यहां पर आएगा ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक अपने को लिखने का है। मतलब जो स्टॉक आपके पास 1 जनवरी को आपके गोडाउन में पड़ा होगा वाला स्टॉक पहले आपने लेना है, क्योंकि उसको तो आपने फेंकना नहीं है ना। दिस इज व्हाट आई से कि आपको पहले बिगिनिंग वाला स्टॉक लेना है। फिर जो आपने खरीद के लाया हुआ स्टॉक है बेटा उसको यहाँ पे ऐड कर देना है, क्योंकि आपने खरीद के लाया तो आपको और एडिशनल खर्चा आ गया। जो भी अमाउंट होगा XYZ
उसके बाद फिर आपने जो खरीद के लाने के लिए आपको कुछ खर्चे लगे होंगे, जिसको मैं बोल सकता हूँ कैरेज काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। यानी कि जब आप माल खरीद के लाएंगे तो डेफिनेटली ट्रक वाला अपना भाड़ा भी मांगेगा, लेबर अपने चार्जेस भी मांगेंगे अनलोड करने के। इज दिस क्लियर? दिस इज व्हाट विल से कि वो एक्सपेंसेस मटेरियल के एक्सपेंसेस है, मटेरियल को बाय करने के एक्सपेंसेस है बेटा, तो इस वजह से वो कैरेज एक्सपेंसेस भी यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं, मतलब डिपेंड करता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लेकिन आपके हिसाब से बता देता हूँ, इनफ, इससे ज्यादा आपको कुछ ऐड भी नहीं करना होता है, ठीक है, मटेरियल के हिसाब से। उसके बाद बेटा इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 5 लाख है, ये 5 लाख और ये 1 लाख है, तो 5 5 1 और कितना हो गया, 11 लाख हो गया। मतलब आपने 11 लाख का मटेरियल लगा दिया। इमेजिन कि आपके क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि आपका जो स्टॉक है आपने पूरा कंज्यूम नहीं कर पाए 31 तारीख को, 31 जनवरी को आपको पता चल गया कि आपके पास तो मटेरियल बच गया है। तो बेटा अगर ये सपोज एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग 11 लाख लिख लेते हैं, यहाँ पे 5 लाख है और ये 1 लाख है, तो 11 लाख पकड़ लेते हैं इसको ऐसे, तो आपका मटेरियल बेटा 3 लाख का अगर बच गया मान लेते हैं, क्योंकि ये बात तो कंफर्म है यार, पूरी दुनिया को पूछ लो, एक समोसे वाले को भी पूछ लो कि वो जब आलू खरीद के लाता है तो समोसे का बनाने के बाद आलू उसके बच जाते होंगे, मैदा उसका बच जाता होगा। मम्मी को जाके पूछ लो कि आटा जब बना के लाते तो रोटी बनाने के बाद आटा भी बच जाता होगा। किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को पूछ लो कि जब वो मटेरियल लेके आ जाता है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन करने के बाद बच जाता होगा, क्योंकि देयर इज नो परफेक्शन, यू नो, कि हम लोग कितना मटेरियल एग्जैक्ट खरीद के लाए, दैट्स द प्रॉब्लम, यू नो। तो बेटा अब जो बचा हुआ स्टॉक है ना उसको यहां से लेस कर दो। रीजन क्या है कि अपने को ये चीज पता चल जाती है कि हम लोगों ने कितने का मटेरियल कंज्यूम किया है, मतलब कि 8 लाख रुपए का मटेरियल अपने को प्रोडक्शन के लिए लग गया है। ओवरऑल 11 का था, साल महीने के एंड में 3 लाख का बच गया बेटा, तो 8 लाख रुपीस का हमने क्या किया, कंजम्पशन किया हुआ है, यानी कि 8 लाख रुपए का मटेरियल कंज्यूम हो गया। ओके, उसके बाद अगर सेल ऑफ गनी बैग्स, बेटा ये क्या हो गया, ये जो बैग्स वगैरह बचती है ना, जो बोरिया बोलते हैं हम मटेरियल में भर के लाते हैं, तो बोरिया अगर खाली पीली पड़ी है तो आप उसको एज ए स्क्रैप बेच देते हो। दिमाग लगाओ, कॉस्ट शीट सॉल्व कर रहे हो, खर्चों को ऐड कर रहे हो, और अगर आपने बेच दिया कुछ तो खर्चे कम हो जाएंगे, मतलब आपकी उतनी रेवेन्यू हो जाती है, तो उतना पैसा आपका सेव हो जाता है। तो बेटा यहां पर अगर कोई ऐसा खर्चा आपका है तो उसको यहां से क्या कर देंगे, अपन माइनस कर देंगे, क्योंकि अपनी कॉस्ट में से वो रिकवरी हो रही है, पैसा बच रहा है। उसके अलावा बेटा यहां पर एक और चीज बोल सकते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप। बहुत बार क्या हो जाता है कि आप प्रोडक्शन में लग जाते हो तो क्या होता है, कंजम्पशन जब मटेरियल का करते हो तो मटेरियल कुछ बच जाता है, टुकड़े ताकड़े बच जाते हैं। ये क्या बोला मैंने, फर्नीचर वाली कंपनी को पूछो कि जब वो लकड़ा खरीद के लाएंगे तो उसको जब वो साइज के हिसाब से काटेंगे तो कुछ टुकड़े बच जाएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। मतलब कोई भी कंपनी, कपड़े वाली कंपनी को ले लो, अगर वो शर्ट बना रही है, जीन्स बना रही है, पैंट बना रही है, तो उनका जो कपड़ा टेक्सटाइल जो बच जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, स्क्रैप में उसको सोल्ड कर देते हैं, अगर उनके काम में वो नहीं आ रहा है तो। ओके, तो ऐसे वो कंपनी की कॉस्ट रिड्यूस हो गई, मतलब सेल हो गया, पैसा क्या हो गया, बच गया। तो हम लोग सेल को यहां से माइनस कर देंगे, सेल ऑफ स्क्रैप, और बेटा फिर फाइनली ओवरऑल हमको कितना मटेरियल बच गया, मान लेते कि इस दोनों खर्चों को मिला के पकड़ लेते 1 लाख रुपए बच गए, तो बेटा 7 लाख रुपीस की हमको रियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल पड़ी, यानी खर्च लगा। कितने प्रोडक्शन के लिए बेटा, 1000 यूनिट का खर्चा है ये। 1000 यूनिट बनाने के लिए हमने इतना मटेरियल था, इतना खरीद के लाए, फिर कैरेज, फिर ये सब बच गया, और इतना रुपीस हमारा स्पेंड हो गया, यानी कि 1000 यूनिट बनाने के लिए। तो आपको ये समझ गया कि मटेरियल कैलकुलेशन होता कैसे एक्चुअली। इज दिस क्लियर, यस और नो? चलो ओके। अब उसके बाद मटेरियल की कैलकुलेशन को अगर शॉर्टकट में याद रखना है, फिर से वही बात कि मैं रट्टा नहीं करवाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा बट रट्टा नहीं। तो इसलिए मैं एक ही बार बोल रहा हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा इस सेंटेंस को, ठीक है। आप मैच्योर हो, मैच्योर जैसा डेवलप हो, माइंड डेवलप करो, ना कि बैक साइड जाओ। रट्टा कौन करते बेटा, तो अगर आपको विश्वास नहीं होता होगा तो कभी किसी नर्सरी स्कूल के सामने से चले जाना, और बेटा कभी किसी कॉन्वेंट के सामने से चले जाना, और कभी किसी 9, 10, 8 स्टैंडर्ड की क्लास के सामने से गुजर जाना। आई बिन टू से स्कूल से सामने से, कुछ स्कूल के सामने से, तो आपको वहां पे याद आ रहा होगा, एक टीचर बोल रहा होता है बेटा बोलो 5, तो सब लोग बोलते हैं 5, यू नो। तो दोस्तों ये जो है ना, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग ग्रेजुएशन में आ गए हैं,
राइट सर, ग्रेजुएशन में आगे हम पीछे नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इज दिस क्लियर? तो दिस इज व्हाट, डोंट डू द रट्टाफिकेशन। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज माय मोटिवेशन फॉर डोंट डू द रट्टाफिकेशन। लेट्स कम। ओके, तो बोलो मटेरियल को कैसे याद रखेंगे बेटा फिर? तो ओपनिंग प्लस परचेस प्लस खर्चे, यानी कि कैरेज वैरेज, देन बचा हुआ स्टॉक क्या कर दो, माइनस, तो विल गेट द कंजम्पशन, बिकॉज कंजम्पशन निकालना है तो कैसे निकालते मैंने आपको सिखा दिया। ओके, तो ये हो गया मटेरियल कॉस्ट को डिटरमाइन करने का तरीका, और हर बार हर क्वेश्चन में आप इसी प्रोसीजर से चलेंगे। इज दिस क्लियर? दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस। ओके, अब बेटा अभी दूसरे एलिमेंट पे आते हैं। ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट, दैट इज द मटेरियल, इसको छोड़ो। अब हम आते हैं दूसरे एलिमेंट पे बेटा, दैट इज व्हाट, द वेजेस। अब इसको है ना हम लोग डायरेक्ट वेजेस के नाम से जानते हैं। एक्चुअली इसको हम लोग वेजेस बोलते हैं, डायरेक्ट वेजेस, या फिर इसका नाम होता है फैक्ट्री वेजेस, या इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। चारों नाम को याद कर लो अच्छे से, प्रोडक्टिव वेजेस, फैक्ट्री वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। सारे वेजेस को पढ़ोगे तो एक ही चीज पता चलेगी कि ये प्रोडक्शन के लिए हो रही है। क्या के लिए हो रही है बेटा? प्रोडक्शन के लिए हो रही है। तो वो वेजेस को हम लोग यहाँ पे ऐड कर, क्या होता है वेजेस एक्चुअली, दो टाइप के लेबर होते हैं। एक होते हैं ना प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जिस लाइक अगर सपोज समोसे की फैक्ट्री है तो वो लोग आलू लाएंगे, छीलेंगे, उसको मैदा आएगा, उसको ये करेंगे, दैट लेबर इज कॉल्ड व्हाट, प्रोडक्टिव लेबर, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। अगर कोई प्लास्टिक की चीज बनानी है तो दैट ही विल हैंडल द रॉ मटेरियल, यू नो, लाइक दैट ही विल पुट इनटू मशीनरी एंड द प्रोडक्ट विल कम आउट फ्रॉम द मशीनरी एंड देन ही विल पॉलिश इट आउट। तो दीज ऑल लेबर्स आर प्रोडक्टिव लेबर्स, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव वेजेस। तो जो लेबर हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है उनको दी जाने वाली मजदूरी यानी कि लेबर का पेमेंट, वो होता है डायरेक्ट वेजेस। और डायरेक्ट इसको लिख देना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई चीज प्लस और कोई चीज माइनस नहीं करनी, लाइक मटेरियल। सो वी जस्ट हैव टू डायरेक्टली राइट दिस आइटम, बिकॉज वो सिंगल नाम से आएगा, एक तो मैन्युफैक्चरिंग, एक तो प्रोडक्टिव, या फिर एक तो फैक्ट्री वेजेस, या फिर डायरेक्ट वेजेस। यू गॉट इट? गुड। दोस्तों तीसरा आइटम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैंने आपको बता दिया था कि प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली जो एक्सपेंसेस लगता है तो उसको हम लोग प्रोडक्ट को डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। अब मेरे समोसे पे मुझे केसर डालना है, या मेरे मिठाई के ऊपर में मुझे अगर सपोज कोई लेयर चढ़ानी है प्रोडक्ट के ऊपर में, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान लेते किसी मिठाई के ऊपर में मुझे क्या करना है, तो बादाम और काजू डालने हैं। अब मिठाई तो आपको पता है क्या की होती है, लेकिन उसके ऊपर एक सप्लीमेंट के तौर पे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी के तौर पे कुछ, या फिर अट्रैक्शन के लिए मैंने वो डाल दिए। इस खर्चे को आप क्या बोलेंगे? आप इसको आप मटेरियल बोलेंगे, क्योंकि बादाम से थोड़ी नहीं बनाई हम लोगों ने वो स्वीट। हम लोगों ने जो मिठाई बनाई है बेटा, वो तो अपनी अलग पैटर्न से हमने बना लिया, और उसके ऊपर में सिर्फ हम एलिमेंट्री दिखाने के लिए वो डाल रहे हैं डायरेक्ट कॉस्ट। ये छोटे छोटे सिली एग्जाम्पल्स है, इसी से समझता है। मैं बड़े एग्जाम्पल पे जाऊंगा तो आपको थोड़ा बाल खुजाने पड़ेंगे, यार वो क्या, वो क्या, लाइक दिस। ये तुम्हारे रोज के और घर के एग्जाम्पल है और पास के एग्जाम्पल है। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू गिव सच एग्जाम्पल्स। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीजें समझ रही है मैं क्या सिखा रहा हूं। चलो क्या आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा। तो ये जो भी एलिमेंट्री एक्सपेंसेस आप प्रोडक्ट के एक्सपांशन या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो, तो वो खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। ओके, अब ये तीनों खर्चों को अगर मिला देता हूं तो दोस्तों फाइनली इसको हम लोग नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। ये तो मैं पहले बार से बोलते हुए आ रहा हूं, यहां पे भी मैंने लिखा हुआ है कि इसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। क्यों प्राइम? मेन कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट, बिना उसके प्रोडक्शन नहीं होना है। ये तीन चीज तो होना ही होना है, लाइक दिस इज व्हाट वी से द प्राइम कॉस्ट। यू गॉट इट? तो दोस्तों ये इस वीडियो में मैं अभी प्राइम कॉस्ट तक का लिमिट कर रहा हूं इस वीडियो को, क्योंकि इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो 1 घंटा भर का लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। इज दिस क्लियर? विद इन अ लिमिट। अब इसका एक्सटेंशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे रहा हूं, तो जस्ट यू हैव टू बी कनेक्टेड विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द कॉस्ट शीट। तो हियर थैंक यू वेरी मच फ्रॉम राजेश सर।